अस्सलाम वालेकुम। फूल जो है वो रिप्रोडक्टिव हिस्सा है एक पौधे का। और इस तस्वीर में जैसा कि आप देख सकते हैं, इस फूल के पास हैं दोनों मर्दाना और जनाना रिप्रोडक्टिव हिस्से। लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ मर्दाना रिप्रोडक्टिव हिस्से को लेबल किया है, जिसको कहते हैं स्टेमन। अब स्टेमन मुश्तमिल होता है एक लंबी शाख जैसी चीज़ पर, जिसको फिलामेंट कहते हैं। और इसके ऊपर एक छोटी सी चीज़ होती है इस तरह की, जिसको एंथर कहते हैं। और ये जो एंथर है, ये असल में ज़रख़ेज़ हिस्सा है इस मर्दाना रिप्रोडक्टिव हिस्से का। तो ये ज़रख़ेज़ यानी फर्टाइल हिस्सा बनाता है पोलन्स। और ये पोलन सफ़र तय करता है इसी फूल के जनाना रिप्रोडक्टिव हिस्से तक या किसी और फूल के, और फिर वो एग को फर्टिलाइज करता है और बनाता है बीज और फल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये पोलन बनता कैसे है इस एंथर के अंदर। और इस अमल को, जिसमें पोलन बनता है एंथर के अंदर, इसको कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, इस लफ्ज़ में माइक्रोस्पोर का मतलब होता है पोलन और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन या तश्कील। और एक और बात, एक एंथर सिर्फ एक पोलन को पैदा नहीं कर सकता, ये पैदा करता है बहुत सारे पोलन्स। और ये अभी हम देखेंगे कि एंथर ये करता कैसे है। तो इस एंथर को ज़रा करीब से देखते हैं। तो ये यहाँ पर है एक बायलोब्ड एंथर। बायलोब्ड से मुराद दो। ये एंथर जो है ये सिंगल भी हो सकता है और इनको कहते हैं मोनोथिकस या मोनोथीकस भी। और बायलोब्ड एंथर को कहते हैं डायथीकस। और जो लफ्ज़ है डायथीकस, ये बिल्कुल सही तौर से बयान करता है एंथर का स्ट्रक्चर। डाय का मतलब दो, तो हम देख सकते हैं दो लोब्स, और थीकस का मतलब होता है कंपार्टमेंट्स। तो इस एंथर के हैं दो कंपार्टमेंट्स और जो पोलन है वो बनता है इस एंथर के अंदर। तो इस एंथर को इस तरह से काटते हैं और देखते हैं कि इस एंथर के अंदर होता क्या है। तो जब हम इसको करीब से देखते हैं, हम देख सकते हैं कि इस एंथर के अंदर एक लंबी ट्यूब जैसी चीज़ है, जिसको सैक भी कहते हैं, और जिसके अंदर पोलन्स बनते हैं। ये काले काले नुक्ते जो आप देख रहे हैं यहाँ, ये सेल्स हैं जो बाद में बन जाएंगे पोलन्स। तो इन सैक्स को कहते हैं पोलन सैक्स। और एंथर के इन हर लोब्स में, इस हर लोब में जैसा कि आप देख सकते हैं, मौजूद हैं दो पोलन सैक्स। ये जो है ये है पोलन सैक नंबर 1 और ये वाला है नंबर 2। और इस दूसरे लोब में ये है एक और सैक, एक और पोलन सैक। तो ये हो गया नंबर 3 और ये वाला हुआ नंबर 4। तो एक डायथीकस एंथर में, यानी एक बायलोब्ड एंथर में, हमारे पास हैं 4 पोलन सैक्स। मैं इन पोलन सैक्स के नंबर पर इसलिए ज़्यादा जोर डाल रही हूँ क्योंकि कई बार इम्तिहानात में पूछा जाता है कि कितने सैक्स होते हैं डायथीकस और मोनोथीकस एंथर्स में। अब इस पे मज़ीद और जूम इन करते हैं। अब अगर हम यहाँ पर जूम इन करें इस हिस्से पर और इसको ऊपर से देखें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये हैं दो एंथर लोब और ये है सबसे बाहरी लेयर, एक सिंगल शीट सेल की, जो बनाती है एपिडर्मिस। तो ये हुई एपिडर्मल लेयर। और जो दो एंथर लोब हैं, एक ये और एक ये आपस में जुड़े हुए होते हैं एक टिश्यू की मदद से, जिसको कहते हैं कनेक्टिव। और इस कनेक्टिव से गुजरती है वैस्कुलर टिश्यू, जिससे इस एंथर को, ये यहाँ पर इस एंथर को मिलती है ग़िज़ाइयत और तवानाई। तो ये है वो टिश्यू जो ख्याल रखता है कि ये दोनों लोब्स एंथर के जुड़े रहें। और इसके अलावा एपिडर्मल लेयर के नीचे हमारे पास एक और लेयर होती है, जिसको कहते हैं एंडोथीसियम। अब ये एपिडर्मल लेयर और एंडोथीसियम एक और लेयर के साथ, जिसको मिडिल लेयर कहते हैं, ये साथ मिलकर काम करते हैं प्रोटेक्शन का, यानी हिफाजत का। ये हिफाजत करेंगे माइक्रोस्पोर्स की, जो बढ़ रहे होंगे इधर कहीं। तो मैं आपको जल्दी से दिखाती हूँ माइक्रोस्पोर्स। ये पिंक सेल्स होते हैं जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये वो है जो पैदा करेंगे माइक्रोस्पोर्स। तो ये अभी तक माइक्रोस्पोर्स बने नहीं हैं। और ये पीली चीज़ जो आप इसके साथ देख रहे हैं, ये है सबसे अहम लेयर, इसको कहते हैं टेपेटम। इसके कई सारे काम होते हैं, लेकिन इससे पहले कि हम इनके बारे में बात करें, हम सिर्फ इस हिस्से को करीब से देखते हैं, इस टिपिटल लेयर को, और जो सेल्स इसके अंदर मौजूद हैं। तो ये यहाँ पर मैंने बना दी है। तो ये लेयर जो आप देख रहे हैं, ये बनी है सेल्स से, जिनको कहते हैं टेपिटल सेल्स, और लेयर को कहते हैं टेपेटम।
तो ये टैपेटल सेल्स होते हैं बड़े और इनमें होता है बहुत सारा साइटोप्लाज्म और ये सेल्स को ग़िज़ाइयत फ़राहम करते हैं। और ये जो सेल्स हैं जो एक साथ सख्त बंधे हुए पड़े हैं, ये हैं स्पोरोजीनस सेल्स। इसको भी मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो ये अंदर ये है स्पोरोजीनस सेल्स और इनको स्पोरोजीन्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सेल्स आगे जाकर बन जाएंगे माइक्रोस्पोर्स। लेकिन एक बार फिर यहाँ अंदर इतने सारे सेल्स हैं और ज़रूरी नहीं है कि सारे सेल्स बन जाएंगे माइक्रोस्पोर्स। कुछ सेल्स टूट जाएंगे और फिर वो दूसरे सेल्स के हाथों खाए जाएंगे जो करीब होंगे। तो एक तरह से ये दूसरे सेल्स के लिए खाने का ज़रिया भी बनेंगे और जो सेल्स बच जाएंगे वो डेवलप कर जाएंगे माइक्रोस्पोर्स में या फिर पोलन में। और ये हिस्सा पूरी वीडियो का सबसे अहम हिस्सा है। तो अब जो कुछ सेल्स बच गए हैं इस टैपेटल लेयर के अंदर, इनमें से एक को लाते हैं बाहर। तो ये यहाँ पर है एक सेल जो आया है स्पोरोजीनस सेल के मास से और मैं इनको कहूँगी माइक्रोस्पोर मदर सेल। और ये नाम इसलिए क्योंकि ये पैदा करते हैं माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले और ये देखने से पहले कि इस माइक्रोस्पोर मदर सेल के साथ होता क्या है, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ जो दुनिया के हर पौधे में एक आम बात है और देखने को मिलती है। और वो ये कि एक पौधा या तो हो सकता है एक गैमेटोफिटिक स्टेज पर या फिर स्पोरोफिटिक स्टेज पर। दो स्टेजेस की यहाँ बात हो रही है, गैमेटोफिटिक या फिर स्पोरोफिटिक स्टेज। और गैमेटोफाइट या फिर हम कह सकते हैं गैमीट्स, ये या तो होंगे मर्दाना गैमीट्स या फिर जनाना गैमीट्स। तो गैमीट्स बनाने के लिए आपको शायद पहले से मालूम हो कि गैमीट्स के पास होते हैं तकरीबन आधी तादाद क्रोमोसोम्स की। किसकी? क्रोमोसोम्स की, या फिर हम इनको कहते हैं हैप्लॉइड। तो गैमेटोफिटिक स्टेज हमेशा होती है हैप्लॉइड, जबकि जब ये गैमीट्स आपस में फ्यूज़ करते हैं ये बनाते हैं डिप्लॉइड जाइगोट और डिप्लॉइड जाइगोट से बनती है पौधे की बकिया बॉडी और इस प्लांट बॉडी को कहते हैं स्पोरोफिटिक स्टेज। तो ये स्पोरोफाइट भी होता है डिप्लॉइड। फिर ये स्पोरोफाइट बाद में जाकर गुजरता है मियोसिस के मरहले से और फिर वो पैदा करता है गैमेटोफाइट और ये गैमेटोफाइट्स पैदा करते हैं गैमीट्स और यही साइकिल चलती है दुनिया में मौजूद हर पौधे में। तो इस वीडियो में जैसे जैसे हम पोलन बनाएंगे और पोलन जो है मर्दाना गैमीट और ये इसमें है हैप्लॉइड नंबर क्रोमोसोम्स के। तो हैप्लॉइड नंबर क्रोमोसोम्स के बनाने के लिए सेल्स को या माइक्रोस्पोर मदर सेल को गुजरना पड़ता है मियोसिस के मरहले से। तो हमारा माइक्रोस्पोर मदर सेल अभी है स्पोरोफाइट स्टेज पर, लिहाजा इसकी हैं 2n नंबर क्रोमोसोम्स के, या कह सकते हैं कि ये है डिप्लॉइड स्टेज में। तो अब मैं इसको भी यहाँ से हटा देती हूँ। तो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल गुजरेगा मियोसिस के मरहले से ताकि वो पैदा कर सकें मर्दाना गैमीट्स। अब मियोसिस के बाद हमें मिलते हैं 4 हैप्लॉइड सेल्स और वो 4 हैप्लॉइड सेल्स ये रहे और इन 4 सेल्स को अब कहेंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड और इस माइक्रोस्पोर टेट्राड को मुख्तलिफ तरीक़ों से तरतीब दी जा सकती है। ये 4 सेल्स को अरेंज किया जा सकता है मुख्तलिफ शक्लों में। अगर इसको इस तरह से तरतीब देंगे इसको कहेंगे टेट्राहीड्रल। यहाँ हम सिर्फ 3 सेल्स देख सकते हैं, एक है इस स्फेयर के पीछे। तो ये हुई टेट्राहीड्रल, ये वाली है लीनियर अरेंजमेंट, ये वाली है आइसोबाइलेटरल, ये बिल्कुल इसी तरह की है जो हमने ऊपर बनाई है और ये आखिर में है टी शेप्ड। तो ये टेट्राड या ये 4 सेल्स कई मुख्तलिफ तरीक़ों से अरेंज किए जा सकते हैं और इनमें से सबसे आम जो तरीका है इनको तरतीब देने का वो है ये वाला टेट्राहीड्रल। अब ये माइक्रोस्पोर टेट्राड एक साथ जुड़ा रहता है एक प्रोटीन की मदद से जिसको कहते हैं कैलस। इसको कैलस भी कहते हैं और कैलोज भी कहते हैं। ये कैलोज ही है जिसने इन चारों सेल्स को आपस में जोड़ के रखा हुआ है एक टेट्राड में। अब ये चारों हैप्लॉइड सेल्स बड़े होकर बनते हैं अलग अलग पोलन पार्टिकल्स। तो ये 4 सेल्स पैदा करेंगे 4 मुख्तलिफ पोलन ग्रेन्स। तो इनफरादी पोलन पार्टिकल्स बनने के लिए इनका रिहा होना या रिलीज़ होना ज़रूरी है। ठीक, तो ये करने के लिए हमें इस कैलोस को डिज़ोल्व करना होगा और कौन करता है ये डिज़ोल्विंग?
तो ये काम सरअंजाम देता है एक अदद एंजाइम, और इस एंजाइम को बनाता है ये टैपेटम लेयर। याद है मैंने आपसे कहा था कि इस टैपेटम की कई सारे फंक्शंस हैं, कई सारे काम होते हैं इसके। तो ये टैपेटम अब बनाता है एक एंजाइम जो डिज़ोल्व करता है कैलोज, और इस एंजाइम को कहते हैं कैलेज। तो ये कैलोज लेयर आहिस्ता से कर जाती है डिज़ोल्व, और ये पैदा करती है 4 इनफरादी माइक्रोस्पोर सेल्स, और इस पूरे अमल को कहा जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यहाँ बनते हैं माइक्रोस्पोर्स। तो क्या ये अब पोलन्स बन गए हैं? ये अभी तक पोलन्स नहीं हैं। कुछ और तब्दीलियों की ज़रूरत है इन माइक्रोस्पोर्स में, जिसके बाद हम इनको कह सकेंगे पोलन। अब इन तब्दीलियों के बारे में हम आगे की वीडियोस में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए जो बात बहुत ज़रूरी है और जिस पे हमें गौर करना चाहिए वो ये कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से हमें मिलते हैं 4 माइक्रोस्पोर्स, और लिहाजा यहाँ से हमें मिलेंगे 4 पोलन्स। अब अगर एक पोलन सैक में कह लें मौजूद हैं 5 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, तो ये पैदा करेंगे कितने पोलन्स? क्या आप सोच सकते हैं इसका जवाब क्या होगा? तो ये पैदा करेंगे 5 ज़रब 4, तो ये बनेंगे 20 पोलन्स, 20 पोलन्स। ठीक है, अब ये कह लें कि हर पोलन सैक में मौजूद हैं 5 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, तो हमें कितने पोलन्स मिलेंगे एक डायथीकस एंथर से? तो एक डायथीकस एंथर के लिए हमें इस 20 को मल्टीप्लाई करना होगा 4 से, क्योंकि हमारे पास होंगे 20 पोलन्स हर एक पोलन सैक में। तो 20 ज़रब 4, तो ये बनेगा आपका 80 पोलन्स, यानी 80 पोलन्स। तो एक डायथीकस एंथर से हमें मिल रहे हैं 80 पोलन्स, 80 पोलन्स, और यही वजह है जिसकी वजह से हमें नज़र आते हैं बहुत सारे पोलन्स एक छोटे से फूल पर। तो ये सब कुछ, ये सारी चीज़ें, ये कहलाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो आज के लिए इतना ही।